नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और हम लोग जब बाजार पढ़ रहे थे तो बाजार का एक पार्ट तो हमने कल पढ़ लिया और आज जो है हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो शुरू होता है थोक और खुदरा। किससे? थोक और खुदरा बाजार से। थोक और खुदरा बाजार किसे कहते हैं तो यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु का उत्पादन होता है, कहां से? तो अब जब वस्तु का उत्पादन होता है तो आपने देखा होगा कि हमने आगत, जैसे मशीनरी, रॉ मटेरियल्स या इस तरीके की चीजें जो बनाते हैं और फिर कहां पे हम पहुंचते हैं तो उत्पादक, प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर क्या करता है? दो तरीके की चीजें कर सकता है। एक तो फाइनल गुड्स बना सकता है या फिर फाइनल गुड्स के लिए रॉ मटेरियल बना सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पे कपास, ये कपास का आगत हुआ यहां पे, और कपास को इसने धागा, और धागा के बाद इसने क्या करा? वस्त्र बना दिए। ठीक है, वस्त्र या कपड़ा, कपड़ा मान लीजिए, धागा से, सॉरी यहां पे धागा से कपड़ा, कपड़ा बना लिया। यहां पे क्या बना? कपड़ा। और कपड़ा फिर कहां पे पहुंचा? फिर प्रोड्यूसर के पास पहुंचा और वहां पे कपड़े से विभिन्न प्रकार की चीजें निर्मित हुई और वो ये दोनों प्रोड्यूसर कहलाएंगे। और फिर इन ये कहां पहुंचाएंगे? तो थोक विक्रेता। थोक विक्रेता का मतलब है होलसेल और पुनः विक्रय के लिए, मतलब फिर वो उपभोग नहीं कर रहे हैं, वो बिक्री के लिए फिर खरीद रहे हैं। क्या? थोक में, मतलब इकट्ठे बहुत सारा माल वो खरीद रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? थोक विक्रेता कहते हैं। होलसेल सेलर कहते हैं, होलसेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? होलसेलर कहते हैं। ठीक है, तो ये थोक विक्रेता होते हैं। अब ये थोक विक्रेता क्या करते हैं? थोक विक्रेता फिर बेचते हैं खुदरा बाजार में। कहां बेचते हैं? खुदरा विक्रेता को। और खुदरा विक्रेता ये अपने लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं, ये कंजम्पशन के लिए उपभोक्ता को बेचता है। तो ये जो है बाजार के सुचारू संचालन में ये लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। और इसी में देखिए विनिर्माता, उत्पादक, उपभोक्ता से प्रवाह होता है। अब प्रत्यक्ष बाजार, प्रत्यक्ष बाजार में जो डायरेक्ट मार्केट है उसमें क्या होता है कि थोक विक्रेता, फिर खुदरा विक्रेता और फिर उपभोक्ताओं के पास। लेकिन ऑनलाइन व्यापार में वो अलग चीजें हो जाती है। अब यहां पे देखिए डायरेक्ट मार्केट में थोक व्यापारी उत्पादक या विनिर्माता से अधिक मात्रा में वस्तुएं क्रय करते हैं। उदाहरण के लिए अनाज, सब्जियां, फलों के थोक व्यापारी। अब फलों के थोक व्यापारी, अनाजों के थोक व्यापारी यदि ये थोक में बहुत सारा मूल्य खरीद, बहुत सारा सामान खरीदते हैं तो क्या करेंगे? एक साथ बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। तो नहीं बिकेगा तो उनको कहां रखना पड़ेगा? उनको लिए कोल्ड स्टोरेज होता है जहां पे उनको सुरक्षित रखा जाता है। सप्लाई चेन में कोल्ड स्टोरेज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके बिना यह काम नहीं हो कर पाएगा। और इनको गोदाम कहा जाता है या शीतागार कहा जाता है। शीघ्र सड़ने वाली वस्तुओं के लिए शीतागार, कोल्ड स्टोरेज, और उसके बाद जहां लाया जाता है उसे मंडी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे दो बाजार दिए गए हैं। ठीक है, यहां पे दो बाजार दिए गए हैं और इसके पहले कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं। जैसे यहां पे आप देखिएगा कि वस्तुओं, थोक बाजार किसके लिए है? तो रसायन, विद्युत वस्तुएं और उनके घटक निर्माण सामग्री। दिल्ली एक बहुत बड़ा बाजार है और थोक बाजार के रूप में भी जाना जाता है। यहां पे यदि आप देखें तो कपड़े के थोक मार्केट, ड्राई फ्रूट्स के, अनाज की मंडी, सब फल सब्जियों की मंडी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सब के थोक बाजार उपलब्ध हैं। और लगभग भारत में जितनी भी वस्तुएं बिकती हैं उनके सब के थोक बाजार दिल्ली में उपलब्ध हैं। क्यों? दिल्ली एक राजधानी है और उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है। जैसे यहां पे एक उदाहरण दिया गया है, खारी बावली। खारी बावली क्या है? एक मार्केट है जहां पे ड्राई फ्रूट्स का, जो ड्राई फ्रूट्स का व्यापार किया जाता है। क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स का होलसेल मार्केट है वो, वहां से फिर खुदरा विक्रेता ले जाते हैं और वहां पे फिर कंजम्पशन होता है, कंज्यूमर ले जाते हैं। तो ये आपको एक बाजार का दिखेगा।
अब आपको एक चीज यहां पे ये दिखा दूं कि खारी बावली कहां पे है, तो आप इसे इस तरीके से देखो, ये लाल किला है मान लो, ठीक है, लाल किला के सामने वाली रोड ये सड़क है, और ये सामने वाली रोड सड़क जा रही है, और यहां पे एकदम जहां पे एंड होता है यहां पे फतेहपुरी मस्जिद है। फतेहपुरी मस्जिद के पास ये जो पूरा बाजार है ये पूरा खारी बावली कहलाता है, और ये जो एरिया है ये चांदनी चौक का एरिया है, ठीक है, चांदनी चौक का एरिया है। यहां पे एक गफ्फार मार्केट है, गफ्फार मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उसके होलसेल मंडी है। यहां पे सोने चांदी की मंडी है, यहां पे चप्पल जूते की मंडी है, यहां पे चश्मों की मंडी है। इस तरीके से बहुत सारी मंडियां चांदनी चौक के आसपास इकट्ठी हो गई। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा, इसकी ऐतिहासिकता के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मंडियां यहीं पे क्यों एस्टेब्लिश हुई। इसका बहुत कारण है, कुचा महाजनी ऐसे बहुत सारे मंडी हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये है, और यहां पे बेंगलुरु का मार्केट दे दिया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे आगे चलते हैं। थोक विक्रेता घरों के पास स्थित दुकानों और स्टोरों की वस्तुओं को नहीं कर पाता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, थोक विक्रेता जो है वो कहीं एक खास जगह पे रहता है, वहां पे खुदरा विक्रेता आते हैं, अपनी जरूरत का सामान ले जाते हैं, अपनी दुकानों में रखते हैं और उसे कंज्यूमर तक यानी ग्राहक तक पहुंचाते हैं, जो कि उन्हें कंज्यूम करते हैं। हम जैसे लोग, जैसे मान लीजिए हमें ड्राई फ्रूट्स लेना है तो हम खारी बावली सीधे नहीं पहुंचेंगे, बहुत ज़्यादा लेना है तब हो सकता है पहुंच जाए, लेकिन यदि मुझे 200 ग्राम या 250 ग्राम काजू लेना है या कोई ड्राई फ्रूट्स लेना है तो वो हम खारी बावली नहीं पहुंचेंगे। हम क्या करेंगे, लोकल दुकान के पास, लोकल दुकानदार के पास जाएंगे और वहां से खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो कहां से खरीदेगा, वो खारी बावली से खरीदेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे एक उदाहरण है, जौहरी बाजार जयपुर रत्न आभूषण। अब यहां पे एक है वितरक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, और इस पे यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस पे बहुत सारा बवाल इस समय देखा होगा। वितरकों को काम आजकल नहीं मिल रहा है, वितरकों को काम आजकल नहीं मिल रहा है। दरअसल वितरक होते कौन है ये मैं बता देता हूं। वितरक क्या है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और यहां पे होलसेल मार्केट वाला है, ठीक है। अब होलसेल मार्केट की दुकान यहां पे है, और जैसे मान लीजिए कि होलसेल मार्केट या एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर पार्ले का मान लेते हैं, पार्ले एक कंपनी ले लेते हैं, पार्ले ले लेते हैं। अब पार्ले जो है क्या है, मैन्युफैक्चरर है। अभी क्या करेगा, होलसेलर को देगा, नहीं, होलसेलर को देने के जगह में ये पूरे जगहों पे हर राज्य में एक डिस्ट्रीब्यूटर स्थापित करेगा। क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर स्थापित करेगा। क्या करेगा, जो निर्माताओं और थोक विक्रेताओं से खुदरा विक्रेताओं को वस्तु आपूर्ति करते हैं। क्या करेगा, मान लीजिए स्टेट में इसने डिस्ट्रीब्यूटर कर दिए 25, ये हेड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या एफएनसी कहते हैं उसको, वो होंगे। अब ये क्या करेंगे, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कुछ शहर हो सिटी में, वहां पे करेंगे, और वहां के बाद ये फिर कहां पहुंचेगा, खुदरा विक्रेताओं के पास, और फिर वो कहां पहुंचेगा, कंज्यूमर के पास। यहीं पे दिक्कत हुई कि अब ये जो निर्माता हैं, यहां पे मामला क्या हुआ, इनको हटा दिया गया, और यहां से किसने खरीदा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों ने। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खरीदा तो आप सोचो कि यहां पे 3 जो कड़ियां थी बीच वाली, वो सब गायब हो गई। वो लोग इसी की कमाई पे निर्भर थे। तो आप सोचो, ये जब डिस्ट्रीब्यूटर गायब होंगे, इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इसके लिए कई बार ऑनलाइन कंपनियों को विरोध का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप लोगों को उदाहरण दिया गया है दूध का, जैसे अमूल अपने डिस्ट्रीब्यूशनशिप करता है, ठीक है, ऑनलाइन बाजार में भी आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशनशिप करता है। हमने कई बार देखा है कि हम ऑनलाइन बाजार से दूध नहीं खरीद सकते, यदि खरीदते भी हैं तो उसमें इतनी चार्जेज है, उसमें इतना एड ऑन है कि हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑफलाइन लेते हैं या जो प्रत्यक्ष बाजार है उससे लेते हैं। तो ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ठीक है।
ऑनलाइन विकल्प में ये आ जाता है। तो ऑनलाइन विकल्प में जो आदमी आता है उसे क्या कहते हैं, तो संग्राहक कहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो इकट्ठा करता है सामान, गोदाम लेता है और वहां इकट्ठा करता है और वहां से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये संग्राहक कहते हैं। वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जो अनेक विक्रेताओं के प्रस्तावों व्यवस्थित और संयोजित करते हैं और एक ही स्थान पर उपभोक्ताओं को विक्रय करते हैं। ठीक है, कलेक्शन सेंटर के रूप में इसे जाना जाता है। सॉरी, इसके बाद अब यहां पे देखिए, वस्त्रों की दुकान ये रिटेल है, सेवाओं ये रिटेल है। अब इसमें भी एक चेन चल गया है, मान लीजिए इसमें भी एक चेन है, शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन कौन है, एक, उसका क्या हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिला या फ्रेंचाइजी मिला। फ्रेंचाइजी कैसे मिला, तो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा शहनाज हुसैन के हिसाब से और फिर क्या करा जाएगा, जगह जगह पे ये चीजें खोली जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे देखिए मॉल, मॉल में भी क्या है, ये क्या है, खुदरा विक्रेता है, ये होलसेल विक्रेता नहीं है। ये कहां से मिला होगा इनको, थोक विक्रेता से। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस का देखा होगा स्मार्ट बाजार, है ना, आपने क्या देखा होगा, स्मार्ट बाजार, है ना, आपने नाम जरूर सुना होगा स्मार्ट बाजार का। अब ये लोग क्या है कि ये थोड़े से माल तो लेंगे नहीं, ये खुदरा विक्रेता तो है नहीं, है खुदरा विक्रेता पर वैसे खुदरा विक्रेता नहीं है जैसे हम आज तक पारंपरिक रूप से जानते आ रहे हैं। ये खुदरा विक्रेता जो है ये बड़े लेवल पे हैं, इनके पास कैपिटल की कमी नहीं है। किसकी कमी नहीं है, कैपिटल की कमी नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत ऊपर है, तो ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर से तो लेंगे नहीं, ये कहां जाएंगे, सीधे मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर के पास जाके क्या बोलेंगे कि हमें इस बाजार के लिए, जो कि कम से कम 50 शहरों में फैला है, 50 शहर में कम ले रहा हूं, 50 शहरों में फैला है, इसके लिए हमें माल चाहिए। मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए, लाभ। वो कहेगा भाई तुम ले लो चाहे तुम ले लो, हमको क्या मतलब है, हमें तो अपनी बिक्री से मतलब है। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये जो बड़े बड़े बाजार हैं यहां पे, ये क्या करेंगे, जैसे मान लो अब यहां पे क्या मामला बनता है, ये देखिए दो तरीके के सिचुएशन बनते हैं। एक जो है कैपिटलिस्ट और एक है डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर भी जाता है मैन्युफैक्चरर के पास और ये भी जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास। ये सीधे मैन्युफैक्चरर के पास जाके कहां पे चल जाते हैं, कंज्यूमर मार्केट में, कंज्यूमर के पास। पर यहां मैन्युफैक्चरर में जाके ये पहले कहां जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सिटी डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, देन कहां मिलेगा, फिर कंज्यूमर के पास, या जो क्या बोलते हैं, या जो क्या होगा रिटेल वाला होगा वहां पे जाएगा और रिटेल में जाने के बाद फिर ये जाएगा कंज्यूमर के पास। अब देखिए यहां पे कैपिटलिस्ट सीधे मैन्युफैक्चरर के पास जा रहे हैं और सीधे ये कंज्यूमर को पहुंचा दे रहे हैं। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेल, फिर कंज्यूमर के पास। तो यहां पे कितने लाभ करता हुए, प्लस यहां पे होगा, प्लस यहां पे होगा, प्लस यहां पे होगा, प्लस यहां पे होगा। मतलब 4 लोग बीच में और आ गए, तो 4 लोगों का यदि कुछ भी पैसा जोड़ता है तो उसका क्या है, कीमत बढ़ जाएगा। अब यहां पे चूंकि ये दोनों को, इसको भी और इसको भी सेम रेट पे मिल रहा है, मान लो 10 रुपए में मिल रहा है, 15 रुपये एमआरपी है, इसको भी 10 रुपए में मिल रहा है, ये 11 रुपये में कंज्यूमर को उपलब्ध करा देगा और ये कितने में कराएगा, 15 रुपये में, क्योंकि इसके बीच में 4 जने और हैं, ये 11 रुपये में उपलब्ध करा दे रहा है, आपको एमआरपी से कम मिल रहा है, तो आप कहां से लेना पसंद करेंगे, यहां से, है ना, इस कैपिटलिस्ट से। और जब कैपिटलिस्ट से लेंगे तो ये जो इतने लोग एम्प्लॉयड हैं ये खत्म हो जाएंगे और हमारा मार्केट क्रश करता है। और इसीलिए सिंगल विंडो में रिटेल मार्केट चेन को, वॉलमार्ट जो है सिंगल विंडो रिटेल मार्केट चेन है, उसको भारत में एंट्री अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। तो मॉल है। अब यहां पे एक चीज और, आगे चलते हैं, यहां पे एक चीज और, अब गुजरात में, ठीक है, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में क्या है, वस्त्र बाजार के प्रत्यक्ष बाजारों की आपूर्ति श्रृंखला है। क्या है,
प्रत्यक्ष बाजारों में आपूर्ति श्रृंखला। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्रत्यक्ष बाजारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला नहीं है, यहां पे भले लिखा गया है लेकिन अब ऑनलाइन बाजारों के लिए भी आपूर्ति श्रृंखला ये मौजूद है। ठीक है, सूरत में वस्त्र के हजारों कारखाने हैं। सूती वस्त्र महाराष्ट्र और गुजरात के अन्य भागों से कपास मंडियों के पूछता है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये आखिर सूरत में ही क्यों है, इसका एक कारण है, बताता हूं। जब आप देखोगे सूरत शहर का नक्शा, क्या देखोगे, नक्शा देखोगे, सूरत शहर का जब नक्शा देखोगे आप, तो यहां पे जब देखोगे आप, तो यहां सूरत है और ये पूरे महाराष्ट्र से अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, आदिलपुर, नागपुर, सुरेंद्रनगर, भावनगर, अमरेली, जामनगर से क्या होता है, कपास यहां आता है। क्या होता है, कपास यहां पे आता है और फिर यहां पे क्या है, हजारों क्या इकाइयां हैं, फैक्ट्रियां हैं जो कपड़े का निर्माण करती है, चाहे वस्त्र हो, किसी भी तरीके के कपड़े का निर्माण होती है। अब यहां पे देखो क्यों ये जुड़ा हुआ है, एक तो तटीय क्षेत्र है, क्या है, तटीय क्षेत्र है और पूरे भारत से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। दूसरा कारण ऐतिहासिक है, सूरत में 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से आप देखेंगे तो वहां पे कारखाने लगने शुरू हो गए थे और जहां पे कारखाने लगने शुरू हो गए वो क्षेत्र धीरे धीरे उसी क्षेत्र में विकसित होता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कालीन के लिए भदोही, उत्तर प्रदेश का भदोही जाना जाता है ना। सिल्क के लिए कौन जाना जाता है, भागलपुर। उसी तरीके से विभिन्न उद्योग हैं उनके लिए खास क्षेत्र जाना जाता है। वो क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे वहीं पे विकसित हुआ है। तो सूरत में कपड़ा फैक्ट्री इसलिए पूरे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है कपड़ों के लिए वो है सूरत। ठीक है, तो ये यहां पे दिख रहा है आपको। इसके बाद आप देखिए कि यहां पे थोक विक्रेता है और कपड़े के गोदाम है। ठीक है, अब यहां पे देखिए वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त सूरत विश्व में हीरा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। लगभग 15 लाख कारीगर हीरों को काटने और चमकाने जैसे कार्यों पर में भी बड़े स्तर पर लगे हुए थे। ठीक है, तो हीरा कारोबारी भी यहीं पे लगे हुए हैं। तो कितने लोग लगे हुए हैं, 15 लाख हीरा कारीगर। 15 लाख की संख्या बहुत बड़ी होती है और ये जो उद्योग है ये सिर्फ एक्सपोर्ट पे निर्भर करता है और ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद ये उद्योग बहुत तेजी से, बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। और यहां पे विशेषज्ञ कारीगर हैं, कुशल व्यक्ति हैं और उनके कौशल पीढ़ियों से हस्तांतरित हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कह दे कि लो इतना पैसा ले लो और कपड़े की फैक्ट्री डाल लो, मुझे कोई अनुभव ही नहीं है तो मैं कैसे कपड़े की फैक्ट्री डाल लूं। लेकिन मैं ऐसे खानदान से आता हूं जहां पे बचपन से मैंने यही चीजें देखी है, तो वो कहे 1 करोड़ रुपया ले लो, बोले ना 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 मुझे 10 लाख रुपए दे दो, काफी है मेरे लिए। और फिर मैं क्या करूंगा, कपड़े की फैक्ट्री डाल लूंगा क्योंकि मुझे अनुभव है। तो यहां पे इस क्षेत्र में विकसित होने का एक कारण यह है कि यहां के लोग किस चीज के लिए हैबिचुअल हो गए, कपड़ा उद्योग के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं। उन्हें आदत है, उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है कि वो इस उद्योग में आगे बढ़ जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी कोई निकालने वाला, उसका भाई या बहन है ना, ये फिर क्या होता है, यूपीएससी निकाल लेता है। कारण क्या है कि उनसे चीजें सीखने को मिलती है और बराबर सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा देते हैं और उनको कोई जादू की कुंजी देते, नहीं, उन्हें पता है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, ये एकदम से क्लियर हो जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता जाता है। अब लोगों के जीवन में बाजार की भूमिका, 2 तरीके के बाजार, भौतिक और ऑनलाइन। ठीक है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, लोगों के आर्थिक जीवन में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच लेन देन को सुगम बनाता है ना। अब यहां पे देखिए आकृति, ये तो है क्रेता विक्रेता हो गए, सामान हो गया। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीजें तो बनाते हैं पर उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे आकृति एक लड़की है, कौन है, आकृति एक लड़की है जो क्या है, पेशेवर चित्रकार है। ठीक है, पेशेवर चित्रकार है, ऐसा नहीं कि वो मतलब शौकिया चित्रकार है, पेशा है, मतलब उसका व्यवसाय है, बिजनेस है। ठीक है,
कैनवास पर क्या बनाती है? ऑयल पेंटिंग बनाती है। पेंटर है, ऑयल पेंटिंग बनाती है, उसके चित्रों की सराहना की जाती है, लेकिन उसे क्रेता, खरीदार नहीं मिल रहा है। अब जैसे मान लो कि कोई ऑयल पेंटिंग लेके आया और उस ऑयल पेंटिंग की कीमत 1 लाख रुपए बता रहा है। तुम्हारा 1 लाख रुपया महीना नहीं आता खाने को, तो तुम उसे ले पाओगे? नहीं। तो ना ये विक्रेता सही है, ना क्रेता वो है। क्या होता है? कलाकृति के लिए स्थानीय क्रेता और विक्रेता बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। तो क्या सोच सकते हैं? ऐसे बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं, जैसे कोई मूर्ति कला जानता हो, कोई आर्टिस्टिक चीजें जानता हो, कोई संगीतज्ञ हो, कोई बहुत अच्छा गाता हो। वो चीजें क्या होता है? व्यवसायिक हो, लेकिन वो चीजें बिक नहीं पाती है ना, या उनको बेचने। तो क्या क्या तरीका है अपने चित्रों के लिए? क्या क्या? प्रदर्शनी में लगा सकती है, ऑनलाइन लगा सकती हैं, इन चीजों से वो अपनी बिक्री कर सकती है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और भी है कि उपभोक्ता जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है वो क्या करता है? उसकी डिमांड जो होती है, जो प्रोड्यूसर है उसी को बनाता है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा पंखा बना लिया, बहुत ही शानदार पंखा है, लेकिन वो 1000 वाट खाता है पर आवर। 1000 वाट मतलब 1 यूनिट बिजली वो खाता है। जो सामान्य पंखे हैं वो आधा तो छोड़ो, 0.2 यूनिट या 0.1 यूनिट बिजली खाते हैं। किसकी बिक्री ज्यादा होगी? आपका पंखा बहुत अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर यह देखेगा कि हमारे लिए चीप कौन है और बेस्ट कौन है। बेस्ट क्या क्या मतलब कि कंज्यूम तो करें हम, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो। जैसे यहां पे देखिए, अब कम विद्युत खपत वाले रेफ्रिजरेटर क्या करना पसंद करते हैं। तो कम विद्युत वाले तो कौन होगा? क्या करना चाहेंगे? उत्पादक क्या करना चाहेंगे? ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाते हैं जिसमें विद्युत खपत कम होती है और स्टार चिन्ह लगा होता है। ठीक है, हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहां पे एक भी और भी कि प्रायः जो अब यहां पे है कि प्रत्यक्ष बाजार जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाजार है। मैंने कल कहा था बाजार निर्दयी होते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो लोकल मार्केट्स होते हैं, जो प्रत्यक्ष बाजार होते हैं, वो इस तरीके के इतने निर्दयी नहीं होते। कभी कभी वो बहुत ही शानदार व्यवहार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आप बाजार सामान खरीदने जाते हो और एक छोटा बच्चा साथ में है, तो दुकानदार हो सकता है उसे एक टॉफी पकड़ा दे, उसका मूल्य वो नहीं जोड़ता। पर मॉल में और ऑनलाइन में ये चीजें नहीं हो सकती। यदि आप वहां धनिया भी खरीदोगे तो उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। हो सकता है सब्जी वाला आपको मुफ्त में धनिया और मिर्च दे देता हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो स्थानीय दुकानदार क्या होता है, एक चीज और भी करते हैं कि महीने के अंत में, है ना, जैसे मान लो एक मैं सैलरीड बेस्ड इंसान हूं, मुझे पैसा 1 तारीख को मिलेगा। तो अब 1 तारीख को मिलेगा और आप भी हो रहा है 10 तारीख, तो मैं दुकानदार से कहता हूं कि भैया ऐसा है, सैलरी तो 1 तारीख को आएगी, तब तक मुझे राशन दे दो। पर वो जानता है कि ये कहीं भागेगा तो नहीं, इसको राशन दे देते हैं और वो राशन दे देता है और हम महीने के अंत में भुगतान करते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे हैं जिससे गैर आर्थिक संबंध भी बन जाते हैं। ठीक है। अब मणिपुर की मैतेई भाषा में ईमा कैथल मदर्स मार्केट के नाम से जाना जाने वाला इम्फाल का एक अनूठा बाजार है। कहां? ईमा कैथल जो मदर मार्केट है कहां पे है? इम्फाल में। इस बाजार में लगभग 3000 महिलाओं की अपनी दुकानें हैं और वही चलाती हैं। और क्या करती हैं कि वो सब्जियां, पारंपरिक मणिपुरी परिधान सहित हथकरघा, शिल्प, इस तरीके की चीजें बेचती हैं। और इसमें क्या होता है कि यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो है केवल महिलाएं चलाती हैं, केवल महिलाएं चलाती हैं, कोई पुरुष इसमें एंट्री नहीं करता है। यहां पे क्या बेचा जाता है? हस्तशिल्प, हथकरघा, है ना, मणिपुरी प्रधान सहित अन्य वस्त्र, सब्जियां, स्थानीय उत्पाद और नगर एवं आसपास के स्थान के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं के सामान की विक्रय करती हैं। और लोग यहाँ पे आते हैं और अपना हालचाल या अपने एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सब चीजें तय होती हैं। ये क्या है? नाम ईमा कैथल, ये ध्यान रखिएगा, ये नीमा कैथल है। और ये बाजार जो है विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल भी है। जैसे आज भी टूरिस्ट ईमा कैथल को देखने जाते हैं। अब यहां पे सवाल एक यूपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है, पीसीएस द्वारा पूछा जा सकता है, ईमा कैथल का अर्थ क्या है? तो एक स्थानीय बाजार है, कहां पे? मणिपुर का।
या मणिपुर इमा कैथल का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से। कहां पे है? इंफाल में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे इंफाल का इमा कैथल बाजार है। अब यहां पे देखिए, साउथ में एक, दक्षिण भारत में एक प्रथा है कि हल्दी और कुमकुम के विक्रेता अपने ग्राहकों को शुभकामनाओं के तौर पर हल्दी और कुमकुम की थोड़ी मात्रा अलग से बिना किसी शुल्क के देते हैं। हल्दी और कुमकुम बहुत पवित्र माना जाता है, तो उसे जब लेते हैं कोई, तो उसे एक पुड़िया अलग से बिना किसी शुल्क के पकड़ा देते हैं। वो एक क्या है? एक रिश्ता है, जिसे हम गैर आर्थिक रिश्ता भी कह सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है और इसे शुभ माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और ऐसी प्रथा हो सकता है आपके आसपास भी हो कोई जिसमें ऐसा किया जाता हो। यदि आप जानते हो तो आप नीचे कमेंट में करें, ठीक है। इसके बाद है बाजार में सरकार की भूमिका। अब यहां पे देखिए, दो चीजें हैं बाजार में सरकार की भूमिका में, मांग और आपूर्ति। अब यहां पे बाजार है, बाजार में दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? क्रेता और विक्रेता, और इनके बीच में क्या होता है? मांग और आपूर्ति। क्या होता है? मांग और आपूर्ति। सेवाओं और वस्तुओं की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर विशेष मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक और सक्षम है, ये मांग कहलाती है। मांग का डेफिनेशन आप लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। यहां पे ध्यान रखिए, सेवाओं और वस्तुओं की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय, यहां पे ध्यान रखिएगा, किसी निश्चित समय में किसी विशेष मूल्य पर, यह नहीं कि कोई भी मूल्य पर, ठीक है। ये नहीं कि किसी भी मूल्य पर, किसी निश्चित मूल्य पर। अब जैसे मैं बाल कटवाने गया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 500 रुपया मांगे कि भाई बाल कटवाने 500 रुपया, या 5000 मांग ले। 500 रुपया तो चलो कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन 5000 मांग ले, बोलेंगे भाई ऐसा है कि मैं घर में ही काट लूंगा, या वो क्या बोलते हैं, ट्रिमर है तो मैं खत्म कर लूंगा अपने बाल, है ना, 5000 रुपये तो देने से रहा। तो निश्चित समय पर किसी विशेष मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक और सक्षम भी होना चाहिए, तो उसे हम मांग कहते हैं। जैसे बाजार में बोल रहा है एक कोई दुकानदार कि मेरी डेली के दूध की बिक्री कम से कम 50 लीटर की है, एवरेज जो है 50 लीटर। तो ये एवरेज देखा जाता है कि एवरेज दूध इसकी बिक्री कितनी हो रही है? 50 लीटर। आपूर्ति कितनी हो रही है? आपूर्ति भी उसके लगभग हो रही है। अब यहां पे एक चीज है कि मांग 50 लीटर की है, आपूर्ति लगभग 50 लीटर की उतनी हो जाती है, 50 लीटर से ज्यादा की है मतलब 55 लीटर की है। लेकिन यही आपूर्ति यदि 100 लीटर बन जाए तो फिर क्या होगा? तो मूल्य गिर जाएगा। यही आपूर्ति 25 लीटर हो जाए तो मूल्य क्या होगा? मूल्य बढ़ जाएगा। अब यहां पे फ्लैक्चुएशन जो हो रहा है, मूल्य बढ़ना और मूल्य गिरना, मूल्य गिरने में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जब मूल्य बढ़ जाता है तब सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि संविधान में हम वेलफेयर स्टेट हैं, कल्याणकारी राज्य हैं, ठीक है। क्या है? वेलफेयर स्टेट है। तो इससे क्या करती है? कुछ मूल्यों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसी में एसेंशियल गुड्स जो है एक्ट है, वो इसी में आता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत क्या करती है सरकार? नियंत्रित करती है, मूल्यों को नियंत्रित। उदाहरण के लिए वह विक्रेता द्वारा वसूले गए अधिकतम मूल्य को निर्धारित करती है। पहला तो यह है कि वसूला गया अधिकतम मूल्य कितना होना चाहिए, उसको निर्धारित कर देती है कि एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना होगा, यह निर्धारित कर देती है। दूसरा, न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करती है। न्यूनतम मूल्य यहां पे देखिए, आप देखेंगे तो पहला क्या करती है कि यहां पे देखिएगा अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। क्या करती है? अधिकतम मूल्य। इसको हम एमआरपी से जानते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम से जानते हैं। दूसरा यह है, जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद सरकार न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित करती है, न्यूनतम एमएसपी के नाम से जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या करती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी निर्धारित करती है, जिस पर गेहूं, धान और मक्का जैसे कृषि उत्पाद विक्रय सरकार को किए जा सकते हैं। सरकार यह गारंटी देती है कि यदि आप बाजार में नहीं बेच पाएंगे तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेंगे और उसमें आपसे हम खरीद लेंगे, ठीक है।
यहां पे ध्यान रखिए, हालांकि सरकार को ऐसी मूल्य सीमाओं को सावधानी पूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। यदि मूल्य बहुत कम हो तो उत्पादकों को उत्पादन करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी, और यदि मूल्य बहुत अधिक हो तो उपभोक्ताओं को हानि होगी। यहां पे ध्यान रखना है, मान लीजिए आज लहसुन की कीमत अचानक से 500 रुपये हो जाए, 500 रुपये किलो, तो उपभोक्ता हैं वो लहसुन खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन अचानक से लहसुन की कीमत 10 रुपये किलो हो जाए, तो जो उत्पादक हैं वो लहसुन का उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी लागत जो है वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए सरकार एक निर्धारित करती है, एक बैलेंस करती है कि ना तो बहुत कम हो और ना बहुत ज्यादा हो, इसके बीच में एक उचित मूल्य हो। जो हमने कल देखा था कि 20 रुपये भी उचित नहीं है और 80 रुपये भी उचित नहीं है, उचित मूल्य 40 रुपये किलो जिसमें अमरूद हमने खरीदा था। ठीक है, तो ये देखना है। इसके बाद जैसे प्याज, भारत के अधिकांश भागों में भोजन, तो कई बार क्या होता है, प्याज की उपज कम होती है और प्याज का मूल्य एकदम से इंक्रीज कर जाता है। उस समय क्या करती है सरकार? सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सरकार के एनजीओ के माध्यम से क्या करवाती है, डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। आपने टमाटर के बारे में भी देखा होगा, प्याज के बारे में, दालों के बारे में, और आटा चावल इनके बारे में भी आपने देखा होगा ऐसा। तो क्या करती है, बाजार में ले आती है। फिर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती है कि जो भी वस्तु आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा एकदम से सुनिश्चित हो। उसके लिए क्या करती है, कुछ ना कुछ एक आपको यहां पे आपको दिखेगा अभी। उसके बाद बाजार के बाह्य प्रभावों को कम करती है। क्या करती है, बाह्य प्रभावों को, जैसे पर्यावरण प्रदूषण ना हो, इस चीज से कुछ दिक्कतें ना हो, उस पर भी नियंत्रित करती है। जैसे एक बार देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, जिसका कुप्रभाव ना पर्यावरण पर बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भी संकट में डालता है ना। जैसे अभी म्यांमार में क्या हुआ, प्लास्टिक के माइक्रोवीट्स की वर्षा हुई और वो क्या हुआ, लोगों के सीधे कंजम्पशन में जा रहा है और बहुत ही नुकसानदायक पहुंच रहा है। ठीक है, उसी प्रकार डिब्बा बंद वस्तुओं की शुद्धता जारी करती है। शासकों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है, तो कौटिल्य। मैंने शुरुआत में जब पढ़ाया था तो आपको यह दिखाया था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, उसमें शासकों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना आधुनिक भारत की प्रथा नहीं है। क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में घी का व्यापार, यहां पे ध्यान रखिएगा, घी का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए निर्देश सम्मिलित था। उसमें उल्लेखित किया गया था कि विक्रेता घी की मात्रा की कमी, जो कि मापने वाले डिब्बे में चिपकी रह जाती है, कि क्षतिपूर्ति हेतु क्रेताओं को 1/50वां भाग अधिक मानसश्राव के रूप में देगा। अब यहां पे ध्यान रखिए, आज आपके पास प्लास्टिक डिब्बा और पैकेजिंग की आधुनिक तकनीकें हैं। उस समय जब घी कोई लेने जाता था तो किसी बर्तन पात्र में लेने जाता था। अब यहां पे आप देखे होंगे कि यदि पात्र में घी तौला जाए और उसे ढाला जाए तो घी उस पात्र में चिपका रहता है। उस समय कौटिल्य ने कहा कि चूंकि ये डब्बा जिसमें तौला जा रहा है, इसमें घी का जो है कुछ अंश चिपका रह जाता है। कितना अंश, 1/50। मान लो कि 1 किलोग्राम घी ले रहा है, मतलब 1000 ग्राम घी ले रहा है, इसका मतलब है 20 ग्राम उसे कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। 20 ग्राम उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब वो घी की मात्रा पूरी मानी जाएगी। और यह स्टैंडर्ड कब तय किया गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मतलब मौर्य काल। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्षतिपूर्ति हेतु क्रेताओं को क्या है, 1/50वां भाग। क्लियर, ठीक है। तो ये उस समय तो सरकार का क्या मतलब है, सरकार जो है बाजार के बाह्य प्रभावों को भी कम करना और व्यापार मतलब उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी ये था। सार्वजनिक सुविधा और सेवाएं उपलब्ध करना। सार्वजनिक वस्तुएं क्या है, सभी को उपलब्ध हो, जैसे सार्वजनिक उद्यान, सड़कें, सुरक्षा व्यवस्था आदि, ये सब चीजें। इसका उत्पादन लाभ से नहीं होता, इसका लाभ के लिए नहीं होता। उत्पादक वस्तुओं को लाभ के लिए करते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं हैं उसका उत्पादन लाभ के लिए नहीं होता। जैसे मान लो कोई प्राइवेट सड़क बना दे, कोई प्राइवेट सड़क बना दे या कोई प्राइवेट ट्रेन बना दे या पूरी पटरी बिछा दे, तो उसका चार्जेस क्या हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे।
इनके लिए सरकार क्या करती है, ऐसी वस्तुएं बनाती है जिनमें लाभ का प्रावधान नहीं होता है। उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, अब गुणवत्ता कैसे, है ना, अब गुणवत्ता कैसे देखेंगे। अब यहां पे देखो कि कंचा खरीदना जा रहे हैं तो कंचे में क्या देखेंगे, साफ हो, सुथरी हो, गोल हो, चिपकी एकदम से, मतलब वो क्या बोलते हैं मुलायम हो, उसमें कहीं कट नहीं निकला हो, ये सब चीजें देखते हैं। वही चीजें तो इसमें गुणवत्ता कैसे देखेंगे, तो यहां पे आप देखोगे कि कुछ चीजों में ये लिखा होता है। क्या लिखा होता है, तो सबसे पहले बैच नंबर कि कब ये बनाया गया या किस बैच में इसे बनाया गया, किस बैच में इसे बनाया गया, निर्मित कब हुआ। पहला तो ये है, जैसे मान लो एक दिन में 10 बैच बन रहे हैं तो इस बैच नंबर से पता चल जाएगा कि ये कब और किस समय बनाया गया, किस बैच में डाला गया था, उस बैच के। यदि मान लो एक बैच में सब खराबी निकली तो सारे बैच को एक साथ अलग किया जा सकता है और उस सारे बैच को नष्ट किया जा सकता है। एक पहला। दूसरा, एमआरपी कितनी है, अधिकतम खुदरा मूल्य कितना है, जिसे हमने बताया था एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है, क्या क्या है, एनर्जी कितना मिलेगा, टोटल शुगर कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, एडेड शुगर कितना है, प्रोटीन कितना है, टोटल फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि उस वस्तु में कितना है। खाद्य वस्तु की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। सामग्री की सूची, क्या क्या मिलाया गया है ये आपको देना पड़ेगा। एलर्जी की घोषणा, किन किन लोगों को एलर्जी है, किन किन चीजों से, जैसे सोया से एलर्जी होता है बहुत लोगों को, व्हीट से एलर्जी होता है, दूध से एलर्जी होता है, तो वहां पे लिखा जाता है। आप अब पैकेट में जाके देखिएगा कि आपको उस पैकेट में, चाहे आप चिप्स का पैकेट कहीं लें, वहां पे जाके देखिएगा ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। शुद्ध मात्रा कितनी है, नेट क्वांटिटी कितनी है, जैसे ये नेट क्वांटिटी जो होता है इस बोरे के अलावा होता है, ये पैक के अलावा होता है, नेट क्वांटिटी उसमें कितनी है। जैसे आपने देखा होगा 1 लीटर तेल में 1 लीटर तेल नहीं होता है, 940 मिलीलीटर तेल होता है, या 940 ग्राम होता, मतलब 1 केजी नहीं होता। 1 लीटर तेल में 1 केजी तेल नहीं होता, वो 940 ग्राम या 910 ग्राम तेल होता है उसमें। और अब तो और भी कम कर दिया गया है, अब तो 850 ग्राम या 750 ग्राम, ये मात्राएं कह के तो 1 लीटर बेचते हैं, लेकिन ये मात्राएं तेल की रहती हैं, ठीक है। तो शुद्ध मात्रा, नेट क्वांटिटी कितनी है, निर्माण की तिथि, मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, उपभोग के समाप्ति की तिथि, एक्सपायरी डेट, विनिर्माता का नाम क्या है और पता क्या है, और एफएसएसआई, यदि खाने की पदार्थ है तो एफएसएसआई चिन्ह और लाइसेंस संख्या यहां पे लिखा रहता है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की सरकार रक्षा कर पाती, ठीक है। तो आप यहां पे फिर देखना, एक चीज और मैं बताता हूं, कैविएट एम्प्टर, क्रेता सावधान रहें, आपको ये चीजें देखनी है। यदि आपको ये गड़बड़ मिलता है तो आपको शिकायत करनी पड़ेगी, कहां पे, कंज्यूमर फोरम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे एफएसएसआई का होता है, और यहां पे देखिए एफएसएसआई की भारत मानक ब्यूरो, भारतीय मानक संस्थान आईएसआई चिन्ह जारी करता है। यह चिन्ह सामान्यतः विद्युत उपकरणों में, आईएसआई देखा होगा आपने, जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड संस्थान इंस्टीट्यूट है, उसका मिलता है आपको। फिर उसके बाद जैसे इसी तरीके से एगमार्क मिलता है, किसमें, तो जो खाद्य कृषि पदार्थ हैं उनमें एगमार्क का निशान मिलता है। उसी प्रकार से स्टार का निशान किसमें मिलता है, बी स्टार, है ना। बी स्टार रेटिंग किसका मिलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों में, कि यह कितनी मात्रा जो एनर्जी की है वो कंज्यूम करेगा, वो मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से उत्पाद की प्रसिद्धि क्रेता निर्णय को प्रभावित करती है। ऑनलाइन में हम रिव्यू देख के भी लेते हैं कि इसका रिव्यू अच्छा है या नहीं है ना। यदि 5 स्टार है तो ठीक ठाक माना जाता है। फिर भी आप क्रेता को सावधान रहने की बात है कि वो पूरी तरीके से सुनिश्चित कर ले जो चीजें वो ले रहा है वो उसके काम का है या नहीं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद तो ये आपने समझ लिया होगा, और ये आपको फिर से आपको देखना है। यदि आप चाहेंगे तो आप नीचे कमेंट कर लें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इसे फिर से आप पढ़ लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इकोनॉमी के बेसिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।